चैट भी मैं ऑन करके साइड पे आवाज नहीं आ रही। उसको आप रिकनेक्ट करके शी कांट हियर मी सो वेट ट्राई रिकनेक्टिंग। ठीक है। अच्छा, कार्डियो टोकोग्राफी में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कार्डियो का मतलब हार्ट, ठीक है, और ये किस चीज का हार्ट रेट है? फीटस का, फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं। और टोको इज रेफरिंग टू द यूट्राइन कंट्रैक्शन। ठीक है, तो टोकोग्राफी, तो इसमें ऊपर फीटल हार्ट रेट होता है और नीचे जो है हमारे पास यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है। तो ये सीटीजी के ट्रेस में जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है फीटल हार्ट रेट और दूसरा है हमारे पास यूट्राइन कंट्रैक्शन। ठीक है, अब फीटल हार्ट रेट में हमने कुछ मेन चीजें देखनी होती हैं। मेन में है 4। ठीक है, 4 चीजें क्या हैं? आपने देखना है बेसलाइन रेट। ठीक है, बेसलाइन रेट देख लिया आपने। फिर आपने देखना है वेरिएबिलिटी। अच्छा, अभी मैं आपको 4 चीजें बता रही हूँ, अगर समझना है इट्स ओके, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबिलिटी, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, फिर एक्सेलरेशंस एंड डिसेलरेशंस। ठीक है, बेसलाइन हार्ट रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, ये 4 चीजें हमारे पास होगी। Uswa says no voice. I don't know how to help her out, honestly. Yeah, thank you guys. Can you like help each other out in the chat? Thanks. अच्छा, अब बेसलाइन वेरिएबिलिटी, पहले बेसलाइन हार्ट रेट पे आते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट रेट है, जो नॉर्मल एडल्ट का है, हमें पता है इट्स 70 बीट्स पर मिनट, दैट्स आवर। ठीक है, लेकिन फीटस है इसमें जो है we have the upper limit is 160 and the lower limit, let me just confirm it, is 110. ठीक है, so it's 110 to 150 is considered normal in a fetus. फिर भी हम lower limit सबसे lower 100 को ले लेते हैं और सबसे upper को 160 तक जाने देते हैं। ठीक है, तो anything above 160 we will consider a fetal tachycardia and anything below 100 we will consider fetal bradycardia. ठीक है, तो आपने ये चीजें देखनी है, नॉर्मल हार्ट रेट है, टैकीकार्डिया है या ब्रैडीकार्डिया है, ये हमारे पास होगी है बेसलाइन रेट। अब हमारे पास आती है बेसलाइन वेरिएबिलिटी। इसका क्या मतलब है? अब वेरिएबिलिटी किस चीज की? अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं, ये साइड पे यहाँ पे बीट्स पर मिनट है, आपकी बुक में ज्यादा अच्छी क्लियर डायग्राम है इसी चीज की। ठीक है, साइड पे 60, 80, 100, 120, 140, 160 ये लगा हुआ है। ठीक है, ये बीट्स पर मिनट में। वेरिएबिलिटी ये तो हार्ट रेट फीटस का ऊपर नीचे जाता रहता है। सॉरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू म्यूट समबडी। ओके, हार्ट रेट ऊपर नीचे जाता रहता है और वेरिएबिलिटी ये है कि ये मोर देन 10 होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल है कि ये ऊपर नीचे जो इस तरह जिगजैग हुआ है, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो ये हम चाहते हैं कि ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये मोर देन 10 ही रहे, ये कभी लाइन फ्लैट ना हो। ठीक है, क्योंकि लाइन फ्लैट होगी या लाइन की ये स्क्विगलीनेस कम होगी तो this is bad, this is not good, it's not supposed to be less than 10, it's supposed to be more than 10। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेसलाइन वेरिएबिलिटी हो more than 10 beats per minute नॉर्मल। ठीक है, फिर हमारे पास आती हैं एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन मतलब ये एकदम ऊपर गया। ठीक है, मतलब वेरिएबिलिटी तो चल ही रही थी, ऊपर नीचे जा ही रहा था, फिर एकदम ये ऊपर चला गया। अब एक्सेलरेशंस, हाउ मेनी इज गुड? more than 1 in 30 minutes is a good thing। ठीक है, टिपिकली हम चाहते हैं कि 30 मिनट 20 to 30 मिनट्स में 2 एक्सेलरेशंस आ जाएं, मतलब ये स्क्विगली चल रहा हो और एकदम ऊपर चला जाए, फिर स्क्विगली चल रहा हो फिर एकदम ऊपर चला जाए, और वो 2 काफी हैं 30 मिनट्स में। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा तो इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट आती है हमारे पास डिसेलरेशंस। डिसेलरेशंस में जब हमने पढ़ा था उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, लाइक टाइप 1 टाइप 2 ये सब कुछ, बट बुक में नहीं मेंशन, एंड आई थिंक हमें ज्यादा अपना दिमाग फ्राई नहीं करना चाहिए, इसलिए हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक ये है डिसेलेशन का क्या मतलब है कि एक ये जा रहा था और एकदम नीचे आई ये चीज। तो ये हमारे पास पेज 53 के ऊपर फिगर 4.11 है 10 टीचर में, इसके ऊपर बहुत अच्छी आपको डिसेलरेशन नजर आ रही है, एकदम वो ग्राफ नीचे आया हुआ है। ठीक है, और डिसेलरेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली यू डोंट वांट एनी डिसेलरेशन, यू डोंट वांट योर लाइफ टू स्लो डाउन एवर। ठीक है, तो आपको डिसेलरेशन नहीं चाहिए, और डिसेलरेशन का मतलब है फीटल हाइपोक्सिया। अब कार्डियोटोकोग्राफी जो है ये हम लेते कब हैं? वी वांट दिस टू बी देयर
इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब कार्डियोटोकोग्राफी मीन्स कि हम उसी वक्त फीटस की हार्ट रेट, उसी वक्त की उसकी कंडीशन चेक करें। ये कोई इंडिकेशन नहीं कि पहले क्या होता रहा, पहले कितनी ग्रोथ रही, इसकी कोई खास इंडिकेशन नहीं है। ये इसकी इंडिकेशन कि अभी फीटस को कितना हाइपोक्सिया है कि नहीं और कितना है, ठीक है। तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है। हम लोग ये थर्ड ट्राइमेस्टर में लेते हैं। जैसे अभी कोई पेशेंट आई है और उसकी तबीयत खराब हो रही है एंड यू थिंक दैट मे बी शी माइट बी लाइक नियर डिलीवरी, उसकी पहले कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हैं और आपको डर लग रहा है कि फीचर्स को हाइपोक्सिया तो नहीं, तो आप जो है उसका कार्डियोटोकोग्राफ करोगे, ठीक है। अब यू कैन इमेजिन ये कोई इमरजेंसी टाइप चीज नहीं हो सकती, 30 मिनट्स पे आप ये ले रहे हो, तो ये नहीं हो सकता कि पेशेंट शदीद उसमें है तो आप उसको कार्डियोटोकोग्राफी पे डाल दो। ये तब है कि आपको लग रहा है कि कोई मसला है फीटस के साथ एंड यू जस्ट वांट टू चेक, तो आप उस टाइम पे, बट पेशेंट हैज टू बी मतलब स्टेबल इन अ सेंस, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट बी लाइक यू नो हैविंग सिवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज और समथिंग सिवियर, ठीक है। तो ये वार्ड में एडमिट करके ये देखते हैं। अच्छा, इसकी मशीन जो है सब लोग गूगल करके प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज ऑस्पी या उसमें स्टेशंस में आ सकती है। इसके 2 ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर बेस करके हमने फीटल हाइपोक्सिया का अंदाजा लगा लिया, ठीक है। फीटल हाइपोक्सिया में कैसे पता चला, या कोई डिसेलरेशन आ गई, या फीटल टैकीकार्डिया था, या जो एक्सेलरेशन है वो, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन कम होती है ज्यादा, लेट मी जस्ट चेक अगेन। एक्सेलरेशन जो है कम होगी, ठीक है। यू डोंट वांट देम टू डिसअपीयर, एक्सेलरेशन आ ही नहीं रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो और एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों कितनी होती हैं, 15 बीट्स पर मिनट एटलीस्ट। तो ये जो लाइन है ये जो ऊपर गई है, तो ये एटलीस्ट इसकी लेंथ यहाँ से टैली करके 15 बीट्स पर मिनट बननी चाहिए, और जो लाइन नीचे आएगी वो भी टैली करके 15 बीट्स पर मिनट बननी चाहिए, ठीक है। तो आई होप दैट्स क्लियर। अगर कोई चाहता है मैं रिपीट कर दूं तो कर दूंगी, अदरवाइज हम आगे जाते हैं, हम बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। आप भी बस ये एंड वाला पॉइंट जो है एक दफा रिपीट कर दें। जो 15 बीट्स पर मिनट वाला है, फरजीन रिपीट कर दो, हाँ मैं जी, देख यही कर वाला। दूंगी। अच्छा, ठीक है। हमारे पास जो हमने 4 चीजें देखनी थी सीटीजे में, ठीक है। बेसलाइन हार्ट रेट हो गया, बेसलाइन वेरिएबिलिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी और डिसेलरेशन होगी, ठीक है। हार्ट रेट का नॉर्मल हमने कंसिडर किया था 110 टू 150 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो मतलब हमारी ये जो लाइन की तकरीबन एवरेज है वो यहाँ इसी रेंज में होनी चाहिए। और देखें ये 160 से खैर कम है, बट वी कैन कंसिडर कि यहाँ इस वाली में कोई मसला हो रहा है थोड़ा सा, बट इन जनरल ये थोड़ी सी इसी रेंज में हम चाहते हैं ये यहाँ पे इसकी एवरेज बने, ठीक है। इसका बेसलाइन 140 है, सो इट्स नॉर्मल। फिर हमारे पास आता है वेरिएबिलिटी। तो ये जो ऊपर नीचे जा रहे हैं इस तरह, ये नॉर्मल होना चाहिए, और ये 10 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। 10 बीट्स पर मिनट से कम है तो देयर इज सम इशू विद द फीटस, मे बी हाइपोक्सिया, ठीक है। मेन मैं इसलिए हाइपोक्सिया कह रही हूँ बिकॉज हमारे क्वेश्चन स्टेम में वो पूछते ही यही हैं, वो और कुछ भी नहीं पूछते। मे बी हाइपोक्सिया से आप कोर्ड कंप्रेशन का कुछ बता सकते हो, बट मतलब ये आप मेन वही पूछते हैं। उसके अलावा आई हैवंट सीन एनी क्वेश्चंस जिसमें कोई ज्यादा डिटेल पूछी हो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है कि ये जो चीज है, अब ऊपर नीचे तो नॉर्मली देखियो जा ही रही थी, तो कब कब पता चलेगा एक्सेलरेशन है, ये एकदम ऊपर गई और इसकी ये जो लेंथ थी ये 15 बीट्स पर मिनट थी। मतलब ये देखो यहाँ 140 150 160 बना होगा, तो अगर ये 15, ये बॉक्सेस देखो ना, ये 2 बॉक्सेस है, तो ये हो गए 20 बॉक्सेस, तो यही हो गए ना। फिर ये तीसरा बॉक्स आ गया, तो ये हो गए 20, ये हो गई, 10 ऐड कर दो, 30 मतलब मोर देन 15 बीट्स पर मिनट तो ये गई है, तो 30 चली गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सेलरेशन है। सिमिलरली अगर कोई डिसेलरेशन होगी तो बस ये लाइन नीचे जा रही होगी और उसकी भी लेंथ मोर देन 15 बीट्स पर मिनट होगी, ठीक है। इस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है। अब नॉर्मली 20 टू 30 मिनट्स में हमारे पास मोर देन 1 एक्सेलरेशन आनी चाहिए। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही तो इट्स अ डेंजर साइन, और अगर डिसेलरेशन एक भी आ रही है तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। मतलब फीटस को हाइपोक्सिया है। तो ये बेसिक थी सीटीजी। डोंट वरी, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे सीटीजी के, तो या फिर हम अभी कर लेते हैं क्वेश्चंस, या फिर हम एंड पे कर सकते हैं क्वेश्चंस। उससे बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार रिवाइज करने वाली चीज है।
All right. So now we're going to talk about. Sorry, कोई कुछ कह रहे हैं? Biophysical profile, ठीक है, ये page 54 पे है, and I'm just going to Google it just to make it easier for us. Biophysical profile. Okay. Biophysical profile के बाद हम एक सवाल भी कर लेते हैं, so it's easier for us. I'm just gonna hide myself. Image. तो ये बुक में हमारी बनी हुई है, 4.13 है टेबल और पेज 54 पे, ठीक है। खैर ये देख लें जिनके पास बुक नहीं खुली, मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट ईजियर, ठीक है। अब पैरामीटर्स हमने क्या है, ये सब फीटल असेसमेंट की है, फीटल वेलबीइंग, फीटल असेसमेंट। तो जब भी आपके क्वेश्चन स्टेम में आए हाउ विल यू असेस फीटल वेलबीइंग, वैसे तो बहुत सारे मेजर्स हैं, लेकिन अगर जो पेशेंट है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में है, जैसे वो 36 वीक्स पे है, 38 वीक्स पे है, तो आप पहले सीटीजी कंसिडर करेंगे। अगर सीटीजी हो चुकी है तो आप बायोफिजिकल प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। बायोफिजिकल प्रोफाइल में फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आवाज नहीं आ रही, आई एम सॉरी गाइस। बाकी सबको आ रही है? अच्छा, वेल उनको दूसरों के माइक की आ रही है तो फिर मेरे माइक की भी आ ही रही होगी। बायोफिजिकल प्रोफाइल में हमारे पास सबसे पहला पैरामीटर इन्होंने लिखा हुआ है नॉन स्ट्रेस कार्डियोटोकोग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट डज स्ट्रेस एंड नॉन स्ट्रेस मीन? ये क्वेश्चन आया हुआ था, यूक्यू था, एंड इट सिंपली मीन्स के अभी जो है जो फीटस है उसको कोई हाइपोक्सिक इशू नहीं है, नॉट दैट वी नो ऑफ, ठीक है। और उसके अलावा भी जो पेशेंट है फीमेल, उसकी कंट्रैक्शंस आर नॉट इनफ टू बी फॉर हर टू बी इन लेबर, ठीक है। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने इसको काफी सर्च किया था नेट पे भी, तो मुझे यही समझ आई कि द लेडी शी इज नॉट गोइंग इनटू लेबर जस्ट येट। या रबिया, मैं आपका क्वेश्चन बाद में आंसर करूंगी, ठीक है। अच्छा, स्कोर 2 हम देखते हैं रिएक्टिव सीटीजी को। रिएक्टिव सीटीजी का ये मतलब है कि जब यूट्राइन कंट्रैक्शन आई तो तब सीटीजी में कोई चेंज आया, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर कार्डियोटोकोग्राफ में ऊपर फीटल हार्ट रेट था, फीटल हार्ट था, और नीचे था यूट्राइन कंट्रैक्शन, जिसको हमने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। इसका यही मतलब है कि जब यूट्राइन कंट्रैक्शन आई तब ही जो फीटस के उसमें था वो कोई चेंज आया ऊपर, ठीक है। दैट इज अ रिएक्टिव सीटीजी। अब स्कोर 0 हम किसको देते हैं? फ्यूअर देन 2 एक्सेलरेशंस इन 40 मिनट्स। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस दिस के 20 to 30 मिनट्स में हमारे पास मतलब मोर देन 1 होनी चाहिए, मतलब 2 तो होनी ही चाहिए। अगर 2 नहीं होंगी तो इट्स अ प्रॉब्लम, तो उसको हम स्कोर 0 देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स। फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स में स्कोर 2 हम कब देंगे? मोर देन 30 मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स, ठीक है। मोर देन 30 मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स। और 0 होगा फ्यूअर देन 30 सेकेंड्स ऑफ फीटल ब्रीदिंग इन 30 मिनट्स, ठीक है। फिर फीटल बॉडी मूवमेंट्स हैं, एक्सक्यूज मी, मोर देन ये 30 मूवमेंट्स, ऊपर ब्रीदिंग मूवमेंट्स लिखे, इट्स मोर देन 30 सेकेंड्स, तो फॉर सम रीजन ये टेबल ऐसा ही है। फीटल बॉडी मूवमेंट्स मोर देन 30 मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स। अच्छा, बाय द वे, don't have to remember this whole table specifically, but MCQ में कभी कभार वो इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, सो एटलीस्ट एक रीडिंग होनी चाहिए ताकि आप MCQ आंसर कर सकें, ठीक है। फीटल बॉडी मूवमेंट्स मोर देन 3 मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स, और स्कोर 0 होगा 2 और फ्यूअर ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स इन 30 मिनट्स। फिर पैरामीटर फीटल टोन आ जाती है, 1 एपिसोड ऑफ लिम्ब फ्लेक्शन होनी चाहिए विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। और स्कोर 0 होता है नो एविडेंस ऑफ फीटल मूवमेंट और फ्लेक्शन। फिर पैरामीटर आता है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। आगे भी हम एमनियोटिक फ्लूइड को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल में स्कोर 2 आता है लार्ज कोर्ड फ्री पॉकेट ऑफ फ्लूइड ओवर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 0 आता है लेस देन 1 सेंटीमीटर पॉकेट ऑफ फ्लूइड। अब ये जो सब चीजें हैं ये मिला के बायोफिजिकल प्रोफाइल बनती है। ये हम वैसे यूज नहीं करते, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इन जनरल, और हमारी सेटिंग में मैंने नहीं यूज, जो मैंने 2 महीने देखा गाइनी वार्ड ऑब्स बोर्ड में नहीं यूज हुई।
बट ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं और एमसीक्यू में आता है, ठीक है। ये मैंने यूक्यू में भी देखा था कि उन्होंने कार्डियोटोकोग्राफ का पूछा हुआ था, फिर आगे उन्होंने फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स और ये फीटल बॉडी मूवमेंट, इसके पैरामीटर्स को नेम करने का पूछा हुआ था। सो यू हैव टू लर्न देम, ठीक है ना। ये होगी हमारी सबसे आज की मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड चीज, कार्डियोटोकोग्राफ और बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद अब जो हम करेंगे इट विल बी relatively easier to understand. अच्छा, अब someone has asked, in 10 boxes how many accelerations should be there? You mean 10 boxes like this horizontally? Probably, because this represents time, ठीक है। ये x axis आपका time है और y axis आपका beats per minute है, ठीक है। I really don't know how to answer that question because number of boxes के time मुझे याद नहीं है। तो बेस मुझे सिर्फ टाइम याद है कि 20-30 मिनट्स में एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 2 is good, you know, 3 is also fine, but that's how it is. So I really can't answer that question. अगर किसी को इसका आंसर आता है तो आप चैट में भेज दें प्लीज। नेक्स्ट मैं बेसिकली केओडीज को फॉलो कर रही हूँ। तो केओडी में इन्होंने कहा था फीचर्स ऑफ अ नॉर्मल सीटीजी एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। उस पर उन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। फिर देयर इज समरी ऑफ द एम्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, लेकिन वो हम जो है वो बाद में करते हैं बिकॉज फर्स्ट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू एंटीनेटल केयर। अब हम ऐसा करते हैं सीटीजी का हम एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मुझे याद करने दो, हाँ मैंने क्वेश्चन डाला था उसमें या नहीं डाला था, एक सेकेंड। आई मेड सम नोट्स, आई ट्राई टू एटलीस्ट, तो उसमें मे बी मैंने क्वेश्चन नहीं डाला। आई एम जस्ट गोना सेंड इट ऑन द ग्रुप, ठीक है। मैं अपने फोन से कोई पिक्चर ग्रुप पे भेज रही हूँ। ये हमारी आया था क्वेश्चन मेरे वार्ड टेस्ट में आया था, तो ये लिटरली मेरे वार्ड टेस्ट की ही पिक्चर है। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा इसको जाने में। ऑब्स एंड गायनी ये है। अच्छा, ये मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आई होप सबको मिल गया होगा। So as you can see, the picture is very bad. मतलब this is the type of OSPE you're going to get if your college has bad printers. What is the term used for this? तो ऐसे ये रखी हुई है, इसमें कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ठीक है। ये बस ग्राफ है। What is the term used for this? What are the normal components of it? And what are the causes of absent or decreased variability? ठीक है। तो टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं कार्डियोटोकोग्राफी, और नॉर्मल कंपोनेंट्स इसके 4 हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एब्सेंट और डिक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मोर देन 10 बीट्स पर मिनट वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, अगर लेस देन 10 होगी तो मसला है। अब वो मसला एग्जैक्टली है क्या? वो है हाइपोक्सिया। तो अब हाइपोक्सिया की सारी रीजंस ना लिख देना, कोर्ड कंप्रेशन लिख दो, आप प्लेसेंटल अब्रप्शन लिख दो, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो विल can't see your picture from this. I sent it on the group because I couldn't put on my laptop. Yeah, so इसमें basically hypoxia की सारी causes आपने याद कर लेनी है, right? That's how और हम as we study हमें hypoxia की बहुत सारी causes इंशाल्लाह आ जाएंगी, तो don't worry about it just yet. ठीक है। तो 2 मेन कोर्ड कंप्रेशन और प्लेसेंटल अब्रप्शन मैंने मेंशन कर दिया है। वैसे प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है वो अल्ट्रासाउंड पे भी कैच हो जाती है, इसलिए सीटीजी उसके लिए एक मतलब जरूरी चीज नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ अदर रीजंस एज वेल, ठीक है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन ब्ला ब्ला ब्ला, अब आगे हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन था, तो डोंट वरी कि वो आपको एक सीटीजी दे देंगे और कहेंगे भाई बताएं इसमें डिसेलरेशन का क्या हाल है, और ये बहुत कम इसके चांसेस है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ऐसा कोई ग्राफ देंगे, बताएंगे 4 कंपोनेंट बताएं, डिसेलरेशन हो रही है तो क्या हो रहा है बच्चे को ये बता दें, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल नहीं वो इस तरह सच पूछते हैं, ठीक है। तो विल मूव ऑन टू द, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड माय नोट्स दैट आई मेड। Antenatal care, all right. You know what, let's just do some basic
because I know कुछ लोग ऑब्ज़र्वानी बिल्कुल beginning से start कर रहे हैं, तो let's just do some basic mathematics of pregnancy. That's like how we can think of it. Share screen and physiological changes. अच्छा, अब normal जो हमारी pregnancy है, उसमें ये trimesters का क्या वो है, और हमारी एक second किधर रखी हैं अपने notes? अच्छा, मतलब टर्म का क्या मतलब है, मिसकैरेज कब होता है, ये ग्रेविडा, पैरा, ये सब कुछ ये क्या है, ये ठीक है। वो थोड़ा सा ओवरव्यू। Second मुझे chat नहीं आई, let me just try to look at the chat which I cannot see. अच्छा, अब प्रेगनेंसी की जो नॉर्मल हम उसको टर्म कंसिडर करते हैं, वो है 280 डेज, 40 वीक्स। अब 280 डेज कब से कब तक है? फ्रॉम योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टिल योर डिलीवरी, वो है 40 वीक्स या 280 डेज। ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ कंसेप्शन से डिलीवरी तक करें तो दैट्स 266 डेज एंड दैट्स 38 वीक्स। आप ये नोट भी कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको ये पढ़ के याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टिल डिलीवरी वाज 40 वीक्स टू 80 डेज। ठीक है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन until your delivery is 266 days or 38 weeks। ये हम बेसिक एक चीज याद करते हैं। अब इसमें ये ट्राइमेस्टर्स वाला देखें सीन आ जाता है, ये बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 12 वीक्स तक होता है। ठीक है, फिर ये थर्ड ट्राइमेस्टर जो है 13th वीक से शुरू हो जाता है और अप्रोक्सीमेटली 27-28 वीक्स तक रहता है, यू कैन से। और फिर जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो टिल दी डिलीवरी। ठीक है, तो अनटिल इसमें वीक 42 इसलिए लिखा हुआ, मैं आपको बताती हूँ क्यों, लेकिन टिल द डिलीवरी। तो ये हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास टर्म डिलीवरी कब होती है? टर्म डिलीवरी है हमारे पास 37 वीक से 40 तक। ठीक है, अगर हमारा जो बेबी है वो 37 वीक्स 40 वीक्स तक डिलीवर हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये हुआ है टर्म। प्री टर्म जो है वो उससे 37 वीक्स से पहले है, मतलब अबाउट 27 वीक्स से 36 वीक्स तक हमारा होता है प्री टर्म। अब मैंने 26 क्यों कहा, 27 या 26 क्यों कहा, बिकॉज उससे पहले अक्सर जो है वो बेबी सर्वाइव नहीं करते, बिकॉज उनके लंग्स जो हैं मैच्योर नहीं हुए होते, उनके बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो तब तक मैच्योर नहीं हुए होते, तो हमारी सेटिंग में उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आई हैव सीन डॉक्यूमेंट्रीज जहाँ दूसरी कंट्रीज में उन्होंने बहुत ज्यादा प्री मैच्योर बेबीज को किया है, बट नॉट विद अस अनफॉर्चुनेटली जस्ट येट। फिर जो पोस्ट टर्म है वो मोर देन 40 वीक्स पे है, तो इसलिए यहाँ पे ये 42 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोस्ट टर्म जो है उस रीजन में आ जाता है। एंड पोस्ट टर्म अक्सर हमें इसकी कॉजेज पता होनी चाहिए कि पोस्ट टर्म बेबी क्यों चले जाते हैं या प्री टर्म क्यों हो जाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबकी ना आवाज आ रही है, इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, तो आप अच्छा, अब मिसकैरेज हमारी बुक के मुताबिक होता है बिफोर 24 वीक्स। ठीक है, लेडी ने कंसीव किया, found out she was expecting or maybe she didn't, or before 24 weeks जो है the fetus had no heartbeat or the fetus died। फरजीन, ये आप अपने पास से जो है ना वो म्यूट कर दो महरीन को काइंडली। और मुझे पता नहीं है दरअसल मैं कौन था। ओके, सॉरी, राइट, जो सबसे टॉप पे आ रही है ना वो उसका माइक ऑन हो। आई गॉट इट। दरअसल ना वो बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे खुली हुई हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ऑलराइट, इट्स डन, थैंक यू। वेयर वाज आई? ओके, मिसकैरेज हो गया 24 वीक्स तक, फिर 24 वीक्स से टर्म तक जो होगा वो होगा या इंट्रा यूट्राइन डेथ उसको कह सकते हैं। ठीक है, और तब हो जाएगी हमारी पैरिटी। अब हमने था ग्रेविडा था, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, ग्रेविटी होती है कि अगर फीमेल कभी भी वो प्रेग्नेंट हुई है तो शी विल बी ग्रेविडा। अगर वो 5 टाइम्स प्रेग्नेंट हुई है तो शी विल बी ग्रेविडा 5, G5।
अगर वो 2 दफा प्रेग्नेंट हुई है तो शी विल बी G2 regardless of whatever happens with the fetus down the line. ठीक है, तो ग्रेविडा वो हो जाएगी if she is pregnant. फिर अब before 24 weeks होगा fetus का कोई भी issue, the fetus will die, तो it will be a miscarriage. ठीक है, मिसकैरेज हम लोग G, P और A से वो करते हैं. आई विश आई कुड राइट दिस, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी भी थोड़ी देर में. ठीक है, अबॉर्शन उसको कह सकते हैं, मिसकैरेज कह सकते हैं बिफोर 24 वीक्स, और आफ्टर दैट हम कहेंगे पैरिटी. तो जैसे हम कहते हैं ना ग्रेविडा 5, पैरा 4. पैरा 4 का ये मतलब है कि शी हैड 4 चिल्ड्रन. ठीक है, जो 24 वीक्स के बाद वो वायबल थे. नाउ ये भी हो सकता है कि उनकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए. ठीक है, इंट्रायूट्राइन डेथ है कि ये अभी 24 वीक से लेके टर्म तक वो उसके बेली में थे, उसके यूट्रस में थे, एंड दे डाइड. ठीक है, उनकी हार्ट बीट आना बंद होगी. ऑल दिस हैपेंड. स्टिल बर्थ इज कि द बेबी वाज बोर्न, वो डिलीवर हो गया. ठीक है, लेकिन उसने क्राई नहीं किया, बर्थ एस्फिक्सिया हो गया उसको. ठीक है, दैट इज अ स्टिल बर्थ. तो ये डिफरेंस है आईयूडी और स्टिल बर्थ में. ठीक है, तो उसके अंदर जो है पैरिटी उसकी हो जाएगी. जरूरी नहीं है उसका बेबी अभी तक अलाइव हो, जरूरी नहीं है उसका अभी तक वो बच्चा अलाइव हो. ठीक है, अगर उसकी पैरिटी में आ रहा है. जब ट्विंस की हम बात करते हैं तो वो ग्रेविडा होती है वो सिर्फ एक होती है. ठीक है, तो व्हेन शी विल बी एक्सपेक्टिंग ट्विंस तो शी विल बी ग्रेविडा 1. ठीक है, और पैरा उसका नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल उसका पहले कोई बच्चा नहीं हुआ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ट्विंस है तो ग्रेविडा 1 है. ठीक है, अगर उसके ट्विंस हो गए हैं तो वो पैरिटी 2 हो जाएंगी. दैट्स द ओनली रेयर केस. ठीक है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट होगी देन शी विल बी ग्रेविडा 2 पैरा 2. पैरा 2 क्यों? बिकॉज 2 उसके फीटस थे. नाउ दिस इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग. अगर आपको कभी ग्रेविडा 2 पैरा 2 या इस तरह की कोई डिस्क्रेपेंसी नजर आए, मतलब ग्रेविडी और पैरिटी इक्वल हो, तो फिर आप सोच लें कि मे बी इट्स ट्विंस. ठीक है, Urva, I'll get back to you on that. ठीक है, because अभी we're just going to take a break in about 5 minutes. ठीक है, हम लोग उसके बाद फिर I'll refresh and I'll come back to you with that answer. ये सब आई होप क्लियर हो गया. ये मैंने अपने नोट्स पे बनाया हुआ, इसकी पिक्चर मैं ग्रुप में भेज दूंगी ब्रेक टाइम में, तो आप लोग उसको बाद में देख लीजिएगा. तो ये बेसिक्स हो गई हैं. सो वी नो what we're talking about. You know what, how about हम लोग अभी ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट्स की. 6:35 पे दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लें. ठीक है ना, और तब तक आई एम गोना स्टे ऑनलाइन फॉर अ व्हाइल. अगर किसी के पास कोई रैंडम क्वेश्चन है या कुछ है, बिकॉज मुझे सिर्फ पानी पीना है और बस. That's my break. So you guys are free to take a break for 5 minutes. ठीक है, see you at 6:30.